अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में आपका। मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गन्ना के साथ केला की खेती पर एक किसान का अनुभव, टमाटर की फसल में अपनाए जाने वाले पौध सुरक्षा उपायों पर जानकारी, अधिक पैदावार देने वाली धनिया की उन्नतिशील प्रजातियां एवं बुआई तकनीक, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ गन्ना की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और यहाँ के अधिकतर किसान गन्ने के साथ साथ केले की खेती भी करते हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही किसान ग्राम नगला जिला मुजफ्फरनगर के प्रगतिशील कृषक भंवरपाल शास्त्री से। गन्ने के साथ साथ केले की खेती पर अपने अनुभवों को आपके बीच ये बांटेंगे। गन्ने की दुर्गति जो पिछले सालों में हुई, गन्ना भुगतान टाइम पर नहीं हुआ, गन्ने की कीमत सही नहीं मिली, उसके विकल्प में मैं केले की खेती करनी शुरू की अब से 5 साल पहले, जिसका मुझे कुछ अच्छा परिणाम मिला। और गन्ने की केले की बुआई के साथ साथ गन्ने की फसल भी 1 वर्ष के लिए उगाई जा सकती है। करीब 6 फुट पर हम केले की फसल लेने के लिए 3.5 और 2.5 पर गन्ने की खूड़ की बुआई करते हैं। हाँ, तो किसान भाइयों, कहने का मतलब ये है, गन्ने के बीच में मैंने करीब 180 पेड़ 190 पेड़ लगाए थे प्रति बीघा और 45 कुंटल के करीब गन्ना, 45-50 कुंटल प्रति बीघा गन्ना मैंने काटा। उसके बाद अब केले की जो कटाई है वो 5 साल मुझे हो लिए मुंडी काटते हुए, पेड्डी जिसे कहते हैं केले की, और करीब 28-30 कुंटल प्रति बीघा ये पैदावार दे दे। 17 किलो 18 किलो का औसत प्रति घेर का आ जा। और उस हिसाब से भाव तो जो बाज़ार में हो 1100-1000 हो, पिछले साल 1300-1400 का भाव था, तो खर्चा निकाल कर 18-20 हज़ार रुपये किसानों को पड़ जा बड़े आराम से। हाँ, अब केले की मैं 5 साल तक पेडी रख कर मैं सोच रहा इसे ख़त्म कर दूँ, उसके बाद ढांचा वाँचा बो को, फिर गन्ना वन्ना बो को, बीच में गेहूँ ले लेंगे 1-2 साल, उसके बाद फिर इसी चक्कर पाओगे। फरवरी मार्च में गन्ने की बुआई से पहले बहुत अच्छी तरह खेती की तैयारी कर ली जाती है, कुड़िया खाद उसमें मिलाकर, और उसकी पड़ेवा करके गन्ने की बुआई हो जाती है। 1 एकड़ ज़मीन में लगभग 6 बुग्गी गोबर की खाद अच्छी गली हुई खाद मिला लेते हैं। 150-200 कुंटल के करीब खाद उसमें होती है। और करीब 6 फुट पर हम केले की फसल लेने के लिए 3.5 और 2.5 पर गन्ने की खूड़ की बुआई करते हैं, जिससे कि पाड़े से बचाव हो सके, इसलिए गन्ने की बुआई करते हैं। गन्ने की लगभग 3 कुंटल बीज हमारा 1 बीघे में लगता है, और 88 बीज हमारे पास है, और दूसरा 38 बीज है जो हमने बोया। और उसके बीच में केले की जुलाई के महीने में जो केले की बुआई हो जाती है। पौध हम दिल्ली से लाए थे, इस दिल्ली से कंपनी है जो G9 फसल को, G9 किस्म को केले की हम उपलब्ध कराती है। इसको हम 6 बाई 6 पर उसका रोपाई करते हैं जुलाई के महीने में।
हाँ, 6x6 पे जब हम लगाते हैं, बरसात करीब करीब उस टाइम आ जाती है, तो चाहते हैं कि उस टाइम पानी खेत में ना हो, और फावड़े से खुरपे से थोड़ा सा गड्ढा किया उसकी जड़ के हिसाब से, और उसमें पेड़ लगा दिया, उसमें थोड़ा पोटास और थोड़ा सा उसमें ये NPK मिला दिया, थोड़ी दवाई फोरेट वगैरह उसके पास डाल देते हैं गड्ढे में प्रति पेड़। और बस बाकी तो पानी की जरूरत पड़ती है तो पानी देते रहते हैं। वो पानी का निकास की जरूर व्यवस्था करनी पड़ती है कि गन्ने की बंधाई टाइम पे हो जा सही, और फिर उसके बाद पाले से बचाने के लिए गन्ने को हम फरवरी से पहले नहीं काटते, पूरे दिसंबर जनवरी गन्ना खड़े ही रखना पड़ेगा, और जिससे पाले से फसल को बचाया जा सके केले की। और इसके बाद फिर हमें तुरंत बड़ी तेज़ी से गन्ना काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेट हो गया कटाई में तो फिर हमारी केले की फसल सही नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद फिर गन्ना काटने के बाद उसकी जुताई गुड़ाई अच्छी तरह से करके, उसमें पोटास और NPK वगैरह मिलाकर और पानी उसमें दे देते हैं खेत में। कितना दोगे प्रति बीघा? ये 4-5 बार हम पोटास और यूरिया और NPK मिलाकर डालना, उसमें थोड़ी दवाई का भी इस्तेमाल करते रहें बीच बीच में। तो ये करीब हो जाएगा 50 ग्राम एक पेड़ के हिसाब से। जी, मिक्स जो खाद हो। ये इसमें मार्च के शुरू में लगाओगे, फिर 25 दिन बाद, हर 25 दिन बाद लगाते चले जाएंगे, और कम से कम 5 बार लगाओगे। उसके बाद फिर जुताई तो जितनी होनी फरवरी में हो जाएगी, केले की जुताई बाद में नहीं होने की। खरपतवार नाशक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्ते बचाकर उसका इस्तेमाल वो होगा इस्तेमाल, और पुत्ती कटाई का काम शुरू हो जाएगा। जो पेड़ की जड़ में जो किले उभ रहे हों, हाँ नए नए किले, उन्हें हर करीब 25 दिन बाद उनकी कटाई होती रहे, क्योंकि मैं बेकार हो खामा में उसकी पेड़ की ताकत को खींचेंगे, और जुलाई के महीने में हम अगले साल के लिए एक पेड़ छोड़ लेंगे, जिससे कि वो पुराना पेड़ कट जाएगा और नया पेड़ उसके नीचे होता चला जाएगा। पहचान उसकी पेड़ की यह खास बात, वो तलवार नुमा पत्ते होने चाहिए। अगर गुड़ाई लिए पत्ते होंगे तो वो पेड़ सही नहीं होने का। जुलाई के महीने में इस पर घेरानी शुरू हो जाएगी, चरखा जो जिसे बोलते हैं, 1 साल के बाद, और 3 महीने से तैयार होने में लगा। उसके बाद फिर इसमें एक बीमारी है वो जो निशान कर दे केलों पर, हाँ वो उसमें वो हो, उसके स्प्रे के लिए एमओ का इस्तेमाल करो। जो केले पर निशान करो जानवर कीट जो हो, उसका बहुत भारी नुकसान हो बाजार में, फिर भाव सही नहीं मिलता, उसकी रोकथाम जरूरी है। और उसके लिए गोब में स्पेशल तौर से कीटनाशक दवाई जो भी बाजार से उपलब्ध हो वो उसमें डाली जाए। कितनी बार डाल दोगे? उसे कम से कम 3 बार डालनी पड़ेगी, करीब 15 दिन 12-14 दिन के अंतर से 3 महीने तक। इसमें दूसरी बात, हवा में पेड़ ना गिरो या वजन की वजह से पेड़ ना गिरो, तो ये टेकी लगाई जाए इसमें, डंडे, हाँ डंडे लगा कर इसे पेड़ को गिरने से रोका जा। और वो जो गले सड़े पेड़ में हो पत्ते, उन्हें हटा दिया जाए। और खरपतवार नाशक दवाई का लगातार पेड़ धरती बिल्कुल साफ रहनी चाहिए, नहीं तो फसल को नुकसान होगा। घेर आने के बाद फिर खाद नीचे नहीं पड़ता, 1-2 बार NPK का स्प्रे हो जाएगा। नमी के लिए पानी लगातार धरती सफेद होने से पहले पानी उसमें हर बार देना पड़ेगा, नहीं नमी तो खत्म हो जाएगी तो फिर पेड़ ताकत खत्म हो जाएगी, वो बढ़वार रुक जाएगी, फल छोटे बनेंगे या वो खराब हो जाएंगे। हाँ, बोर्ड की स्पेशल बात केले की, अगर हम बोरू केला काटेंगे तो वो करीब 15 महीने में कटेगा, और पेडी की जब कटाई होगी वो 4-5 साल तक होती रहे, आमतौर से हम कर रहे वह 1 साल के अंदर आती रहेगी, क्योंकि खड़े हुए पेड़ में ही फसल में ही पेड़ छुटते रहेंगे, तो उसमें 1 साल में कटाई शुरू होती रहेगी। नई फसल के लिए तो 15 महीने का टाइम लगेगा। कटाई इसकी देखना, जब हमारा फसल तैयार हो जा तो केले की जो ये धारियाँ हो ये ख़त्म हो जाएंगी और ये गोड़ाई पर आ जाएगा केला, तो ये समझो तैयार हो गया। मंडी मुजफ्फरनगर हो, यहाँ बिक जा। पिछले सवार हम दिल्ली में ले गए थे, दिल्ली में हमारा बिक गया था, 1 ट्रक भर कर ले गए थे। और यहाँ मंडी में से आदमी आ जा, स्पेशलिस्ट हैं उनके पास, उनकी पहचान भी हो, कटाई भी कर दें, बाकी हम हमारे मजदूर हम भर दें। बाकी उस ट्रॉली में या छोटा हाथी DCM वगैरह में भर कर मंडी में पहुँचा दें, घंटे पर तुल जा। जब इसकी कटाई करके भराई करते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ा, पत्ते वत्ते केले के लगा कर ट्रॉली में या DCM में रगड़ा ना लगाओ, और ऊपर पल वगैरह पत्ते वगैरह डाल कर जब बेड़ खिंचाई हो, जिससे फल सुरक्षित जा और उसके मार्केट में कीमत ना गिरे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। टमाटर की फसल में अपनाए जाने वाले पौध सुरक्षा उपायों पर जानकारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। टमाटर विश्व में आलू और शकरकंद के बाद सबसे अधिक पैदा की जाने वाली सब्जी है। अतः हमारे किसान भाई इस फसल से अधिक और गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त करने हेतु इस समय इसमें कौन कौन से पौध सुरक्षा उपायों को अपनाएं, इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर SK मौर्य से। मैं आपको जो है टमाटर की जो है फसल जो खड़ी इसमें आपकी जो है उसकी देखभाल कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सर्वप्रथम कृषक भाइयों देखिएगा, इस समय काफ़ी एक जो समस्या आती है कि पत्तियां मुड़ने लगती हैं और इस तरह से जो है फलत में जो है काफ़ी दिक्कत आने लगती है। तो मेरा मानना है ऐसी दशा में अगर ऐसी परेशानी आ रही है तो जो है आप इमिडाक्लोरोपिड जो है एक दवा आती है जो रसायन है उसका जो है 10 लीटर पानी में 3 मिलीलीटर मिला के जो है आप छिड़काव करें, काफ़ी आपको लाभ मिलेगा इससे। दूसरा जो है काफ़ी फल छेदक का भी प्रकोप होता है और ऐसी दशा में जो आपको देखने वाला ये है कि जब जो पौधे आपके हैं फूल आने लगे इसमें, तो आप इसी रसायन का जो इमिडाक्लोरोपिड आपको बताया सर्वप्रथम तो फूल आने से पहले आपका इसका छिड़काव कर दीजिए एक बार को, ताकि ये रसायन जो है उसके सिस्टम में चला जाए। उसके बाद आप जो है लगता है कि नहीं फिर भी छेदक आ रहे हैं तो इंडोक्सा कार्ब जो है एक रसायन आता है जिसका 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में डाल के आप छिड़काव करें, तो इससे जो है काफ़ी राहत मिलेगी। आने वाले समय में कृषक भाइयों जैसा कि नमी बढ़ेगी और थोड़ा सा कोहरा जब बढ़ेगा आपका तो इसमें झुलसा भी आता है, जिसको हम खासतौर पर पछेती झुलसा ज़्यादा आता है जो बाहर के जो किसान भाई हमारे लगा रखे हैं। ऐसी दशा में मैं आपको बताऊंगा कि अगर लगता है कि झुलसा आपके यहाँ टमाटर में आता है और अन्य फसलों में भी इस समय झुलसा आता है तो सबसे बेहतर होगा कि आप जो है मैंकोजेब जो दवा आती है उसका जो है 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें। 10 से 15 दिन के अंतराल के बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। अगर वातावरण में नमी है तो 10 दिन का अंतराल रखिएगा और मौसम सूखा हुआ है तो 15 दिन का अंतराल पे आप इसका छिड़काव करेंगे। फिर भी आपको लगता है कि ये बीमारी आई गई है तो आप जो है करजेट एक रसायन आता है उसका जो है 2 से 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करेंगे, आपको जो है इससे पूरी तरह से निदान मिल जाएगा। इसके अलावा जो आप जो तोड़ाई का इसमें एक आप ध्यान रखिएगा, जो ही इसके फल बनने लगते हैं आप जो तोड़ाई इसमें जो है स्टार्ट कर दीजिएगा। जो पूरा लाल होने का इंतजार मत करिएगा, थोड़ा सा लाल होने लगे तो आप तोड़ लीजिएगा, क्योंकि बाहर क्या है कि मौसम इस समय ठंडा होगा और आप इंतजार करें तो काफ़ी समय लग जाता है उसको पूरी तरह से पकने में। तो बेहतर है कि थोड़ा सा लाल हो जाए तो आप तोड़ के और किसी गर्म स्थान पर थोड़ा सा जैसे रूम में आप रख देंगे तो टमाटर जल्दी लाल हो जाएगा। और इस तरह से अगर फल की आप तोड़ाई करें तो यकीन मानिए आप 5 से 10 कुंटल जो है प्रति हेक्टेयर उपज ऐसे ही बढ़ा देंगे, क्योंकि आप फल को ज़्यादा दिन छोड़ेंगे तो पौधे से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जितने भी उसके पोषक तत्व जो खाद्य पदार्थ बनता है उसको लेता रहेगा और अगले वाले फल को बनने नहीं देता है। तो आप तोड़ाई में विशेष रूप से इसका ध्यान रखिएगा। और कोई भी जो विषाणु जनित रोग लगता है, पत्तियां मुड़ी है, इस तरह के पौधों का देखिए बहुत ज़्यादा हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। बेहतर होगा कि आप जो इसको खेत से उखाड़ के मिट्टी सही तक बाहर ले जाएँ और थोड़े बहुत पौधे में लगे हैं तो आपको जो रसायन मैंने इमिडाक्लोरोपिड बताया था इसका प्रयोग करेंगे तो ये बाकी पौधों में नहीं फैलने देगा। तो इससे जो है आपको काफ़ी आसानी से राहत मिलेगी। और किसी कृषक भाई को लगता है कि नहीं कि हमारी फसल थोड़ी कमज़ोर हो रही है, पीली हो रही है, ऐसी दशा में आप जो है NPK घुलनशील आता है जो है हमारा फर्टिलाइज़र आता है, इसका जो है 18-18 या 19-19 या 20-20 उपलब्ध है मार्केट में। इसकी जो है 2 से 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव करिएगा। जो आपकी फसल है देखिएगा उसकी रंगत बदल जाएगी। और इस जो फर्टिलाइज़र है इसका इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हैं, जैसे हर बार जब तोड़ाई करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल किया करिए, तो पौधों को एक बार तोड़ाई के बाद फिर से जो है ताकत मिलती है और फलत आपकी जो है बढ़ने लगती है। पाले से बचने के लिए आप KNO3 यानी पोटेशियम जो है नाइट्रेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खास तौर में जब हमारे टमाटर में या किसी भी फल वाली सब्जी में फल जब बनने लगते हैं तो पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है। और KNO3 का इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि फल में जो है काफ़ी शाइनिंग आ जाएगी आपके, और जो है उसका काफ़ी आपको जो बाज़ार मूल्य है काफ़ी अच्छा मिलेगा। और
टमाटर में किसी को लगता है कि थोड़ी सी और भी शाइनिंग की जरूरत है, कैल्शियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का। कभी कभी टमाटर के निचले भाग में देखेंगे ना काला हो जाता है, तो ऐसे नियंत्रण करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का 2 से 3 ग्राम जो है आप जो है रसायन मिला के 1 लीटर पानी में इस कैल्शियम क्लोराइड का आप छिड़काव करेंगे तो फल में चमक भी आएगी, जो कालापन जो नीचे बनता है जिसको हम ब्लाजम एंड रॉट कहते हैं उसकी भी समस्या नहीं आएगी। किसी कृषक भाई के अगर लगता है कि नहीं जो है फल की फटने की समस्या आती है तो आप बोरेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोरेक्स जो है 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करिए। तो आप इन वैज्ञानिक सुझावों के साथ अगर खेती करेंगे तो आप जो है स्वाभाविक रूप से आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अधिक पैदावार देने वाली धनिया की उन्नतिशील प्रजातियां एवं बुआई तकनीक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। धनिया का मसाले वाली फसलों में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी पत्तियां और दाने दोनों ही खाने के काम आते हैं। अतः हमारे प्रदेश के जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं तो वो इस समय कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव कर किस तरह से करें इसकी बुआई, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के एक वैज्ञानिक डॉक्टर IN शुक्ला। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान समय में मसालों में धनिया बोने का उचित समय चल रहा है। इसकी बुआई किसान भाइयों इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए करते हैं। मसाले के रूप में विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। इसका पत्ती तथा दाना दोनों का ही हम उपयोग करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि इसके खेत का चुनाव कैसे करें। तो किसान भाइयों, विशेष रूप से खेत के चयन के लिए हम समतल भूमि का चयन करते हैं। भूमि बलुई दोमट अथवा दोमट सर्वोत्तम रहती है। इसका pH मान 7.5 से 7 तक, थोड़ा अम्लीय अगर भूमि होती है तो ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करने के बाद 3-4 जुताई कल्टीवेटर अथवा देसी हल से कर देना चाहिए। खेत को एकदम समतल करके उसमें पाटा लगा लेना चाहिए। इसके बाद हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें क्यारियां बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं प्रजातियों की। जहां तक किसानों को आसानी से उपलब्ध होने वाली प्रजातियों को ही चयन करना चाहिए। प्रजातियों में विशेष रूप से आज़ाद धनिया 1, आज़ाद धनिया 2, पंत हरितिमा, गुजरात धनिया 2, सिंधु, राजेंद्र, स्वाति आदि तमाम ऐसी प्रजातियां हैं जो किसानों को आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। इनमें जिस भी प्रजाति का किसान चयन करता है उसको बुआई से पूर्व ये ध्यान देना चाहिए कि उनको 2 दालों के रूप में मसल करके 2 दालें कर लें, तभी बुआई करना चाहिए। खेत में बुआई से पहले ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि पर्याप्त नमी होना चाहिए। अगर हम बीज को 12 घंटे पानी में भिगो लेते हैं तो इससे उसकी जो जर्मिनेशन जमाव की क्षमता है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार से किसान भाइयों बोने के लिए कम से कम 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। बीजों की बुआई से पूर्व बीजों को 3 ग्राम थीरम प्रति किलो बीज या 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से अच्छी तरह मिलाकर बुआई करें। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। जैसा कि हम जानते हैं कि शाक भाजी की जो भी फसल हो अथवा मसाला की फसल हो, इसके लिए कंपोस्ट अथवा गोबर की खाद बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पत्तियों की जहाँ तक हम बात करते हैं, उसकी गुणवत्ता की बात करते हैं, तो उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उसमें चमक पैदा करने के लिए दानों में सुडौल और मजबूती आदि जो गुणों को प्राप्त करना है तो उसके लिए हम कंपोस्ट अथवा ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग अपनी खेत में 15 से 20 टन पर हेक्टेयर की दर से अवश्य करना चाहिए। तदुपरांत जहाँ तक उर्वरकों की बात करते हैं तो इसमें नत्रजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 30 किलोग्राम तथा पोटास
की मात्रा को 30 से 40 किलोग्राम हम प्रयोग करते हैं पर हेक्टेयर की दर से। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, पूरी फास्फोरस और पोटास की मात्रा को अंतिम जुताई के समय हम अपने खेत में मिला देते हैं। आधी जो हमारी नाइट्रोजन की मात्रा बच रही होती है उसको 2 बार में पर्णीय छिड़काव के रूप में 1 माह के अंतराल पर देना चाहिए। इससे पत्तियों की गुणवत्ता और दानों की गुणवत्ता दोनों में ही बढ़ोतरी होती है। लाइनों की जहां तक हम बात करते हैं तो 30 सेंटीमीटर की कूंड बना करके बुआई हमें लाइन में करना चाहिए। इसे छिटकवा विधि द्वारा भी करते हैं, लेकिन अगर हम लाइनों में करते हैं तो उसमें पौधे से पौधे और लाइन की दूरी जो है हम मेंटेन कर सकते हैं। पौधों को कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, किसान मसाले के रूप में अगर धनिया की बुवाई करता है तो उससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है रतनपुरा मऊ के भावनाथ प्रजापति ने। आपने सिंचाई की टपक प्रणाली पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। रबी में जब फसलें लोग लगाते हैं तो कम पानी में ज्यादा फसलोत्पादन लेना एक प्रमुख आवश्यकता हो गई है समय के साथ। यदि हमारे किसान भाई उसको सतही विधि से सिंचाई करते हैं तो यदि एक ट्यूबवेल से वो 4 एकड़ 5 एकड़ 6 एकड़ में पानी दे रहे हैं, यदि वे ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग करते हैं तो उनको करीब 8-10 एकड़ में आसानी से वो एक ट्यूबवेल से सिंचाई कर सकते हैं। तो उनका जो सिंचित क्षेत्रफल है, पहली चीज उसमें वृद्धि होती है। दूसरा, सतही सिंचाई विधियों के लिए हमको जमीन को लेवल करना पड़ता है और हमको एक ऐसी परिस्थितियां सतही विधियों में बनाना पड़ती हैं, चाहे वो बॉर्डर विधि हो, चाहे वो चेक बेसिन विधि हो, चाहे रिज एंड फरो विधि हो। इन सभी विधियों में हमको जमीन का समतलीकरण करना पड़ता है और जमीन के समतलीकरण करने के बाद पानी की एक निश्चित मात्रा एक निश्चित दिशा में बहाते हैं, जिससे कि हम फसल की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति करते हैं। पर सिंचाई की इन सतही विधियों में क्या होता है कि पानी की मात्रा हमको अधिक लगती है और उसका एक हिस्सा जड़ क्षेत्र के नीचे चला जाता है, एक हिस्सा उसका बह के कोने में इकट्ठा हो जाता है, कुछ हिस्सा उसका वाष्पन के द्वारा लॉस हो जाता है, हानि हो जाती है उसकी हमको। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि सतही सिंचाई विधियों में हमको कई प्रकार की हानियां होती हैं। इन हानियों के चलते पानी प्रदाय करने की जो दक्षता है, जो एफिशिएंसी है, वो कम हो जाती है। ड्रिप सिंचाई विधि में हम सामान्यतः क्या करते हैं कि पानी के स्रोत से एक कम दबाव के पंप के द्वारा पानी को निकालते हैं, इसको एक यूनिट में ले जाते हैं। पूरा प्रेशराइज्ड पंपिंग यूनिट रहती है। इस पंपिंग यूनिट में बेसिक फिल्टर, सेकेंडरी फिल्टर रहते हैं। इस पंपिंग यूनिट में हम पानी को साफ करते हैं। इस पंपिंग यूनिट में हम पानी को एक निश्चित दिशा में बहाते हैं, जिसमें कि एक पाइप का नेटवर्क होता है। ये पाइप के नेटवर्क के माध्यम से हम क्या करते हैं कि मेन पाइप्स और सब मेन पाइप को पूरे क्षेत्र को जिसमें सिंचाई करना रहती है उसमें बांटते हैं। सब मेन से हम लेटरल्स निकालते हैं। लेटरल्स इंडिविजुअल छोटे छोटे काले काले पाइप रहते हैं, जिनमें कि एमीटर या लेजर से छेद बने होते हैं। इन एमीटर या लेजर से बने छेदों से बूंद बूंद पानी लेटरल से टपकता है, जिसको हम पौधों की जड़ के पास देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि इसमें हम आजकल मार्केट में घुलनशील खाद भी उपलब्ध हैं, जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। इनको हम एक ड्रम में रख के एक वेंचुरी के द्वारा प्रेशराइज सिस्टम यूनिट में खींच लेते हैं, जिसको कि हम ड्रिप इकाई का संयंत्र कहते हैं। इस ड्रिप इकाई के संयंत्र में हम घुलनशील खाद डाल के उसका उपयोग भी कर सकते हैं। जब पानी बूंद बूंद मेन सब मेन के माध्यम से लेटरल्स के पास, पौधों की जड़ों के पास गिरता है, तो इससे क्या होता है कि पौधों की जड़ों को जितना पानी चाहिए, जितनी मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, उतनी देर हम
ड्रिप इकाई को चलाते हैं और उसके बाद इस यूनिट को हम बंद कर देते हैं। इस यूनिट को बंद करने के बाद हम पुनः 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब आवश्यकता रहती है पुनः चालू कर देते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि पौधों को जब जब चाहिए, जितनी जितनी मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, जो जो पोषक तत्व चाहिए, उन सभी की उपलब्धता पौधों की जड़ों के पास सुनिश्चित करते हैं। जब हम पौधों की जड़ों के पास जैसे ग्लूकोज के द्वारा हम मानव के शरीर में सीधे ग्लूकोज पहुंचाते हैं, उसी तरीके से जब हम पौधों की जड़ों के पास खाद और पानी दोनों एक साथ पहुंचाते हैं तो पौधों की जड़ इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करती। इससे एक और फ़ायदा होता है कि बीच बीच में जहां पौधे रहते हैं हम केवल वहीं एमीटर लगाते हैं, वहीं पर पानी गिराते हैं और 2 पौधों के बीच की जो ज़मीन रहती है उस ज़मीन पे हम पानी नहीं गिराते हैं। तो इससे पानी की भी बचत होती है। दूसरा, सतही विधियों में हमको पूरे क्षेत्र में पानी बहाना पड़ता है, इसमें हम सिर्फ पौधे की जड़ के पास पानी देते हैं। ड्रिप में अलग अलग पौध से पौध की कितनी दूरी है और कतार से कतार की कितनी दूरी है, उसके आधार पे खर्च का निर्धारण होता है और जो खर्च है वो 40-50 हज़ार से लेके कई बार और ज़्यादा 60-70 हज़ार रुपये तक हो जाता है। शासन की इसमें सब्सिडी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का विस्तृत विवरण उप संचालक कृषि के माध्यम से लिया जा सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज प्राप्त करने हेतु आलू की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य, गेहूं की उपज को प्रभावित करने वाले खरपतवारों का नियंत्रण। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।